तो यह है इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 12, लेक्चर 12। ठीक है, इसके पहले हमने 11 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज चल रही है अभी। फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 15-16 पढ़ लिया है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण पढ़ लिया। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पढ़ लिया है जो सन 2019 में हुआ। 103वां संविधान संशोधन हुआ है कब? 2019 में, जिसमें जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्या किया गया है, 10%, मैक्सिमम 10% सीटें राज्य आरक्षित कर सकता है शिक्षा संस्थानों में और सरकारी राज्य के अधीन नियोजन में, यानी कि सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ आरक्षण को लेकर कुछ आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं क्या हुआ करती है, एक तरीके से वो लोग होते हैं जो आरक्षण से संतुष्ट नहीं, इसके विरोध में है। तो कुछ इसके विरोध में होंगे और कुछ इसके पक्ष में होंगे, तो दोनों देख लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि वास्तव में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए वो अपना मत होगा, उसे हम अपना मत बोलते हैं। क्योंकि यूपीएससी में आप जब लिखेंगे तो ना तो आलोचना के पक्ष में आपको जाना है और ना इसके बहुत ज़्यादा महत्व के पक्ष में जाना है। ठीक है ना, वो आलोचनात्मक टिप्पणियां वगैरह है तब देखा जाएगा कि कैसे टर्न लेना है। ठीक है, फिर भी वहां पर भी पाटते हुए बीच का मार्ग लेना है, बुद्ध का मार्ग, मध्यम प्रतिपदा लेना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आलोचना में अगर देखा जाए तो पहली आलोचना क्या थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से सामाजिक कारक का महत्व कम हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया ना, तो जातिगत जो जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है उसका महत्व कम हो जाएगा और जो जाति के आधार पर भेदभाव बना हुआ है वो रहा आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था लागू की गई है भारत के वैदिक धर्म दर्शन के माध्यम से, इसमें किसी एक वर्ण विशेष को सर्वोच्च बना दिया गया है और बाकी वर्ण को नीचे कर दिया गया है और इसमें संशोधन की भी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई, क्योंकि धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्रों में संशोधन थोड़ी हो जाएगा। हालांकि धर्मशास्त्रों को गतिशील होना चाहिए, उनमें समय के अनुरूप संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो धर्म दर्शन विकसित हुए वो एक विशेष काल परिस्थिति में विकसित हुए और एक विशेष काल परिस्थिति के आचरण को, सामाजिक जीवन के आचरण को संचालित करने के लिए किए गए थे। आज उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और क्या अप्रासंगिक हो गए हैं, इसमें संशोधन जब हो जाए तो ये जो जातिगत आरक्षण बना हुआ है ये खत्म हो जाए, जातिगत भेदभाव खत्म होगा तो जातिगत आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में आर्थिक, जिस प्रकार से आर्थिक भेदभाव हो रहा है, मतलब आर्थिक गैप आ रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहे कुछ नहीं कमा रहा है, और कोरोना के बाद से तो के सेप रिकवरी हुई कि एक सेक्टर तो बूम कर गया और एक रसातल में चला गया। तो ये जो गैप बहुत ज्यादा आ गया है अमीर और गरीब के बीच में, जो बहुत बड़ी खाई आ गई है, उसको पाटने में काम करेगा ये आरक्षण। कहां पर? शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में, यहीं पर बस काम कर रहा है। ठीक है ना, और राज्य जब संसाधन और सेवाओं का, अवसरों का वितरण करेगा तो अनुपातिक समानता को लागू करते हुए करेगा। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर अगर आप आरक्षण देंगे तो सामाजिक कारक का महत्व कम हो जाएगा और जब सामाजिक कारक का महत्व कम हो जाएगा तो वो जो व्यवस्था बनाई गई थी खत्म करने के लिए वैसी की वैसी रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर्थिक आधार पर भाई साहब हर वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग मिलेंगे, तो आपने आर्थिक आधार पर एम्पावर कर दिया लोगों को और जो समाज पे एक बुराई थी उस पर कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं धारण लागू की, तो वो बुराई उसी रूप में बनी रह जाएगी। इनका एक ये तर्क है। दूसरा ये कहते हैं कि कुछ विशेष संदर्भों में अब आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा को हटा दिया गया है। कह रहे अभी तक आपने 50% की सीमा लगाई थी, अब वो 50% की सीमा हटा दी है। कह रहे इसके कारण सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है,
और अवसर की समानता के बीच असंतुलन पैदा हो गया। आपका जो सामाजिक न्याय क्या हुआ करता है, सामाजिक न्याय से मतलब होता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ, चाहे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, सबसे ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, कोई मतलब कोई मैटर ये नहीं करता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब से ऊपर उठकर जब राज्य क्या करता है, तो अवसर और संसाधनों की जब वितरण करेगा तो सभी को समान रूप से वितरित करेगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहां पर यह कह रहा है कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के बीच असंतुलन पैदा हो गया है। ठीक है। इससे भविष्य में नए नए वर्गों को आरक्षण देने का रास्ता खुल गया है और आगे चलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब आरक्षण मुख्य अधिकार बन जाएगा और अवसर की सामान्य केवल एक सहायक अधिकार बनकर रह जाएगी। ये सामान्य की जगह ना समानता है। ठीक है। अवसर की समानता केवल एक सहायक अधिकार बनकर रह जाएगी, ये सामान्य हटा देना। ठीक है। इसे नए तरीके से नोट डाउन कर लें, जो मैंने लिखा इसे कर लें। अभी कह रहे हैं कि अगर सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के बीच संतुलन पैदा हो गया तो जैसे प्रकार से अभी आपने सीमा निर्धारित की थी 50% की, ईडब्ल्यूएस के कारण आपने 50% की सीमा का उल्लंघन कर दिया, 59% कर दिया। क्या इसी प्रकार से भविष्य में भी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आएंगे जिसके आधार पर आरक्षण देने की आपको लगेगा कि जरूरत है, और क्या इस आधार पर आप आरक्षण दे देंगे। और जब आरक्षण दे देंगे तो क्या धीरे 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 जो 100% के दायरे को पार कर जाएगा, उसको पूरा प्राप्त कर लेगा। और क्या जब ये पूरा प्राप्त कर लेगा ना, तो क्या ये एक इनेबलिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं करेगा, ये संविधान की अनिवार्य विशेषता बन जाएगी। और क्या आरक्षण संविधान की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है, ये इनेबलिंग फैक्टर है, इसे समय के साथ इनेबल तथा डिसेबल किया जा सकता है। तो क्या भाई साहब, अगर आप ऐसा करेंगे, आपने 50% की सीमा का उल्लंघन कर दिया, तो अब भविष्य में इसका उल्लंघन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नए नए फैक्टर्स आएंगे, खुलेंगे और इसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और भारत में एक आरक्षण की जो व्यवस्था है ना, अनंत काल तक के लिए लागू हो जाएगी। तो एक इनका ये तर्क रहा। तीसरा तर्क इन्होंने रहा कि भारत में क्षेत्रीय विषमता काफी अधिक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है कि गोवा में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 लाख वार्षिक है। ठीक है ना, कि गोवा का एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, 4 लाख रुपया प्रति वर्ष। लेकिन आप अन्य राज्यों में जाइए, जैसे बिहार जैसे राज्यों में जाइए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाइए, इन राज्यों में आप जब जाएंगे तो इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। 4 लाख से मुझे लगता है आधी भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा कम है। तो इनके जो प्रतिमाह या वार्षिक आय में क्या है, बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा अंतर है। इसके कारण क्या कह रहे हैं कि आरक्षण देने से क्षेत्रवाद का प्रभाव राजनीति में बढ़ जाएगा। जिस आरक्षण आप आर्थिक आधार पर देंगे तो होगा क्या कि एक क्षेत्र का व्यक्ति आपने सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और वहां के हिसाब से वो लोग गरीब ही हैं, क्योंकि वहां के परिवेश में, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, वहां का खर्च उतना महंगा है, वहां जरूरतों को पूरा करना महंगा है। इस आधार पे आपने ये तो कह दिया कि उनकी आय ज्यादा है, लेकिन वहां पर संसाधन महंगे हैं, संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति करना महंगा है, जिस हिसाब से अन्य राज्यों में उतना महंगा नहीं है। तो आपने आय के आधार पर तो कर दिया, तो इस आधार पे आपने नहीं किया कि महंगाई हर जगह एक जैसी नहीं है, हर राज्य में महंगाई के अपने अपने अलग आयाम हैं, संसाधनों की कीमतें अपनी अलग अलग हैं। तो जिन राज्यों में कह रहे हैं संसाधन सस्ते हैं और प्रति व्यक्ति आय कम है, वो राज्यों को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जिन राज्यों में संसाधन महंगे हैं और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो क्या वो संसाधन महंगे होने के कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वैसे ही कर रहे हैं जैसे गरीब हैं, जैसे कम आय के व्यक्ति कर रह पा रहे हैं। तो क्या एक क्षेत्रीय विषमता का राजनीति में कह रहा है एक
क्षेत्रीय विषमता बढ़ जाएगी आर्थिक आधार पर, और किस प्रकार से राजनीति पर उन लोगों की ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बढ़त हो जाएगी, उन लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यूपी, बिहार, यहाँ में जनसंख्या तो खूब ज़्यादा है, और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता भी दी गई है। और दूसरा, भारत में जो सीटें निर्धारित की गई हैं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसी राज्य में उसी हिसाब से उतनी सीटें दी जाएंगी। तो इन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय कम है और सीटें ज़्यादा हैं, तो ये राज्य क्या करेंगे, इसी आधार पर आरक्षण पाने के लिए राजनीति में अपनी बढ़त बढ़ाएंगे, इनकी सीटें ज़्यादा निकलेंगी, लोकसभा में इनके लोग ज़्यादा पहुंचेंगे, तो राजनीति में क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ जाएगा। और इस तरह के लोगों को प्रसन्न करने के लिए राजनीति में विभिन्न प्रकार के जुमलेबाजी की जाएंगी, उल्टे सीधे वादे किए जाएंगे, भले पूरे ना किए जाए, इन्हीं को लूट खसूट के मार के खा जाए राजनेता, लेकिन फिर भी राजनीति पर इसका अच्छा खासा प्रभाव बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं ये वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये चौथा आरोप लगा रहे हैं कि यह भी आरोप लगाया जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से पहले इस संबंध में आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए। ये जो इसकी आलोचना करें ना, करें भाई साहब आंकड़े आपने एकत्रित नहीं किए और आंख मूंद कर 10% का रिजर्वेशन कर दिया, ठीक है ना। कह रहे आपने EWS का 10% का रिजर्वेशन तो कर दिया, लेकिन भैया देख तो लो 10% लोग हैं भी कि नहीं। कहीं 10% से कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, मतलब OBC, SC और ST के अतिरिक्त इन सबसे इतर जो बचे, है ना, इनसे बचे मतलब जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, कह रहे हैं भाई साहब वो 10% से भी कम होंगे। और कहीं इन्होंने डाटा नहीं लिया है, आंकड़े नहीं एकत्रित किया, 10% का रिजर्वेशन कर दिया। क्या भाई ये गलत है यार। आप कह रहे डाटा तो निकालते, डाटा निकाल के देते, फिर बताते कि आर्थिक आधार पर कितने लोग सशक्त हुए और कितने लोग गरीब हैं। आपने डेटा ही नहीं कलेक्ट किया और अपने मन से मनमाना तरीके से 10% का रिजर्वेशन लागू कर दिया। इनका एक तर्क ये रहा। तो अब भाई जब कोई आलोचना करेगा, यानी कि किसी को बुरा लगेगा तो किसी को अच्छा भी लगेगा, और अच्छा उसे लगेगा जिसके पक्ष में होगा, बुरा उसे लगेगा जिसके पक्ष में नहीं होगा, जिसके फेवर में नहीं होगा। तब जिनके पक्ष में वो देख लेते हैं, वो भी कुछ अच्छी बातें किए होंगे, वो भी कुछ अच्छा अच्छा बताए होंगे, क्योंकि उनको भी अब कुछ रसगुल्ला टाइप का मिलने वाला, मलाई टाइप का मिलने वाला है, वो भी मलाईदार आदमी बनने वाले, ठीक है ना, क्रीमी लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर, मलाईदार आदमी। EWS का महत्व क्या है, अब वो बता रहे हैं, जिनको लाभ है वो बता रहे हैं कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, अभी तक बहुत बोल दिया, अब हमारी भी सुन लो। अब ये सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं भैया भूमंडलीकरण का एक प्रमुख दुष्प्रभाव भारत में आर्थिक विषमता का बढ़ना है। ठीक है, फैक्ट बहुत अच्छे बता रहे हैं। बात सही कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो आर्थिक विषमता बढ़ गई है। अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है, मतलब एक तरह से हा और हाशिए पे चला गया है। करे जब आर्थिक विषमता बढ़ गई है तो ऐसे में गरीबों की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गई। तो इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि भैया EWS आरक्षण लागू किया जाए। तो EW आरक्षण क्या करता है, इन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, इनकी गरीबों की चिंताजनक स्थिति से उबारने के लिए जरूरी है, इसलिए लागू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण के दौर में भाई साहब आर्थिक विषमता बढ़ गई है, और उस आर्थिक विषमता से निपटने के लिए यह आरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए भाई साहब सही है, अच्छी चीज है। दूसरी ये क्या कह रहे हैं बातें, दूसरा कह रहे हैं कि बढ़ती जन जागरूकता और शिक्षा के बढ़ते प्रसार के कारण भारत में सामाजिक कारक अर्थात जाति का महत्व कम हो रहा है, तथा गरीबी और आर्थिक विषमता की तुलना में अधिक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। गरीबी और आर्थिक विषमता उसकी तुलना में अधिक गंभीर समस्या बनकर कह रहे हैं कि उभरी है। देखिए बात सही है कि जब जन जागरूकता बढ़ती है और शिक्षा का प्रसार होता है
तो सामाजिक कारक, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनका शमन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि समाज तार्किक होना शुरू होता है, विवेकी हो जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देता है। तो वास्तव में जो आधार होने चाहिए राष्ट्र के कल्याण के लिए, जनता उन मुद्दों पर बात करना शुरू कर देती है। लेकिन बात तो यह है ना कि भारत की जनसंख्या पढ़ तो रही है, शिक्षित तो हो रही है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी उसमें शिक्षा का प्रभाव नहीं दिख रहा है। उस पे जिस प्रकार से स्किल होनी चाहिए, स्किल नहीं आ रही है। डिग्रियां बेची जा रही, खरीदी जा रही हैं, और अनस्किल्ड लोगों की एक भरमार, एक बोलते ना, एक कतार खड़ी होती जा रही है। ये भी तो बात है ना, इस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? आप ये बोलते थे बढ़ती जन जागरूकता, भाई साहब जागरूकता कैसे बढ़ेगी? जब लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा। जब शिक्षा का प्रसार होगा, मौलिक विषयों का मौलिक रूप से ज्ञान होगा, और जब मौलिक विषयों का ज्ञान होगा तो व्यक्ति उचित अनुचित में चिंतन कर पाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएगा, धार्मिक रूढ़ियों से, जातिगत रूढ़ियों से, जो प्रथाएं हैं, उनसे बाहर निकल पाएगा। तब कहीं जाकर ये समस्या सुलझेगी। लेकिन अभी तो सुलझती हुई नहीं दिख रही है। अभी तो वही रूप धारण किए हुए उसी विशालकाय रूप में बनी हुई है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जन जागरूकता बढ़ रही है, और बढ़ेगी तो ये जाति का महत्व कम हो जाएगा, फिर अंत में यही वाली स्थिति आ जाएगी जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छा प्रयास किया, लेकिन ठीक है, अब किया तो किया, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी आदर्श है। बिल्कुल सही, देखिए बोल रहे हैं। जब आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है ना, तो प्रस्तावना में आपको जब न्याय पढ़ाया था, तो न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। एक बात की गई थी सामाजिक न्याय, दूसरी बात की गई थी आर्थिक, और तीसरी बात की गई थी राजनीतिक न्याय, है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। तो अभी तक क्या हो रहा था, जब न्याय की बात हो रही थी ना, तो सिर्फ और समाज के आधार पर, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण था। तो कह रहे हैं भाई, जो न्याय का आदर्श है ना, जिस न्याय के आदर्श में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है, क्या तीनों प्रकार के न्याय की बात की, तो कहे दायरा तो बढ़ रहा है ना। दायरा बढ़ गया। अभी तक हम सिर्फ सामाजिक आधार पर बात कर रहे थे कि सामाजिक पिछड़ापन है, हम आर्थिक आधार पर आ गए। हो सकता है कुछ समय पर राजनीतिक आधार पर भी आरक्षण हो जाए। ये निर्धारित कर दी जाए कि जितने अनुपात में जिस जाति के, जिस वर्ण के लोगों की जनसंख्या है, उसी अनुपात में उन लोगों के वर्णों के लिए सीटें राजनीति में आरक्षित कर दी जाए। हो सकता है, अभी नहीं, क्योंकि दायरा बढ़ाने की बात हो रही है तो बढ़ सकता है, राजनीति में प्रभुत्व बढ़ सकता है, एक जातिगत विशेषता। और अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब, सच में कह रहा हूं, भारत से जाति तो कभी नहीं जाएगी। जाति तो जाति ही नहीं, फिर कुछ भी हो जाए और बनी रहेगी, क्योंकि राजनीति में ना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हर जाति अपना दमखम ठोकेगी, और इस प्रकार से जाति का लफड़ा बना रहेगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, सामाजिक आर्थिक तक ठीक है, और धीरे धीरे अगर जन जागरूकता बढ़ती, शिक्षा का प्रसार ठीक ठाक हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये खत्म हो जाए। लेकिन बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। ये 2 दिन की यात्रा नहीं है, ठीक है ना। और ना 2 दिन में हम यहाँ तक इस बुराई के इस चरम स्तर तक पहुंचे, इसी प्रकार से 2 दिन में इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। आर्थिक असमानता अन्य सभी प्रकार की असमानताओं को उत्पन्न करती है। कितनी अच्छी बात देखिए बोल रहे हैं, अभी अपने पक्ष में बोल रहे हैं ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं आर्थिक असमानता अन्य सभी प्रकार की असमानताओं को उत्पन्न करती है, अतः इसे दूर करना जरूरी है। बहुत सही, बिल्कुल, देखिए ये बात सच है, क्योंकि किस समाज का, जिस अर्थशास्त्र ना, किसी भी समाज का आप देखेंगे, आप किसी भी समाज का अर्थशास्त्र उठाकर देखिए, तो अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज है ना, वो वहाँ का समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र क्या होगा, यह अर्थशास्त्र निर्धारित करता है। अगर भाई साहब अर्थशास्त्र आपका अच्छा है ना, तो आपका समाजशास्त्र भी अच्छा होगा, आपका राजनीति शास्त्र भी अच्छा होगा,
आपका धर्मशास्त्र भी अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा। तो सभी प्रकार की असमानताओं का जो मूल स्रोत है ना, ये आर्थिक असमानता ही है, आर्थिक अपंगता ही है। और जैसे जैसे आप में आर्थिक अपंगता दूर होगी, वैसे वैसे आपका सोशल स्टेटस, आपका पॉलिटिकल स्टेटस और आपके रिलीजियस स्टेटस सब बदलना शुरू हो जाता है। तो अर्थशास्त्र निर्धारित करता है कि आपका समाजशास्त्र क्या होगा। ठीक है, तो बढ़िया इन्होंने बोला, ये बात भी ठीक ठाक बोली। पांचवी बात ये कहते हैं कि भाई साहब वर्तमान में ना भारत सरकार अनेक योजनाएं आर्थिक आधार पर संचालित कर रही है। यानी कि आर्थिक आधार पर जब योजनाएं संचालित कर रही तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आर्थिक विषमता बढ़ी है। अगर आर्थिक आधार पर योजनाएं संचालित नहीं होती तो ये माना जाता कि सामाजिक विषमता अभी बढ़ी है, लेकिन आर्थिक विषमता इस ठीक ठाक चल रही है, उसमें नहीं है कोई गैप। तो इन्होंने कहा कि आर्थिक विषमता बढ़ी है जिसे पाटना जरूरी है, और ये कहीं और विशाल रूप ले ले जिससे पाटा इस विषमता के गैप को, इस आर्थिक जो गैप आ रहा है ना कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, तो ये गैप फिर दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे जब आपकी योजनाएं आर्थिक आधार पर चल रही तो भाई साहब आर्थिक आधार पर आप आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? ये तो बड़ी अच्छी चीज है, दिया जाना चाहिए और बहुत अच्छा हुआ। ये इनका तर्क है। छठा ये तर्क क्या देते हैं कि भाई अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण के दायरे में लाने से आरक्षण के साथ जुड़ा हुआ हीनता बोध का भाव क्या है खत्म हो जाएगा और आरक्षित वर्ग के लोग भी सम्मानित स्वीकार किए जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अभी तक ना भाई साहब जो ओबीसी थे, एससी थे और एसटी थे, क्या जब इन लोगों को सिलेक्शन मिल जाता था शिक्षण संस्थान में, नौकरियों में, तो क्या जो जनरल वर्ग के लोग हुआ करते थे ना, वो बोला करते थे अरे तुम लोगों का सिलेक्शन इसलिए हो ना कि ओबीसी और एससी एसटी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन नहीं होता फिर क्या सिलेक्शन लेके दिखाते। तो ऐसा बोलते ना तो कई लोगों के अंदर जो ओबीसी एससी एसटी है ना, इनके अंदर हीनता का बोध आता था। तो कह रहे अब इनको भी हो गया भाई साहब, ईडब्ल्यूएस के आधार पर इनको भी मिल गया आरक्षण। तो कह रहे अब इन लोगों को ना हीनता का भाव बोध नहीं होगा कि यार बोलने दो, कुछ भी बोल रहा है, अब तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि अब सभी रिजर्व्ड हो गए। के सम्मानित स्वीकार करेंगे, अपने आप को फील करेंगे यार नहीं सभी का जब रिजर्वेशन है तो अपना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यही बात बोल रहा है कि अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण के दायरे में लाने से आरक्षण से जुड़ा हुआ हीनता बोध का भाव खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के लोग क्या करेंगे, अपने आप को सम्मानित स्वीकार करेंगे। अब सम्मानित स्वीकार करें या ना करें ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अपना मत क्या होना चाहिए चलो देख लेते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, थोड़ा शॉर्ट में देखो। 2 लाइन जितना कम में गागर में सागर भरने की कोशिश की जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है, न्यायालय का निर्णय सहित प्रतीत होता है क्योंकि न्याय के आदर्श का विस्तार करना और न्याय के दायरे में गरीबों को शामिल करना। क्यों? क्योंकि अच्छा इन्होंने हमारा निर्णय क्या होगा, जब आप सरकार का अंग बन जाते हैं ना तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सरकार के विरोध में ना बोलें और आपको सरकार के निर्देश पर काम करना होता है, ठीक है। और इस संबंध में 103वें संविधान संशोधन के संबंध में जो 2019 में हुआ, इसके संबंध में जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लाई गई, उस याचिका के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो आपका भी निष्कर्ष ना इसी के पक्ष में ही होना चाहिए। आप विपक्ष में गए तो आपको ये मान लिया जाएगा कि भाई साहब एक आप भारत में एक स्वतंत्र प्रबुद्ध ज्यूडिशरी है और आप ज्यूडिशरी के न्यायिक निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसे संपूर्ण देश ने स्वीकार कर लिया है, एग्जीक्यूटिव ने स्वीकार कर लिया है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, ये एग्जामिनर स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपका निर्णय, आपका जो कंक्लूजन होगा ना वो क्या होगा, न्यायालय के पक्ष में होगा कि न्यायालय का निर्णय ठीक लग रहा है और न्याय के आदर्श का विस्तार कर रहा है। अभी तक सिर्फ सामाजिक आधार पर था, अब आर्थिक आधार पर कर दिया गया है।
ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है और हमें लगता है राजनीतिक आधार पर भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। ऐसा मत लिखिएगा राजनीतिक आधार पर, बस ये लगे कि न्याय के दायरे का विस्तार किया गया है जिसमें गरीबों को भी शामिल करने का एक बेहतर प्रयास किया गया है, जो भारतीय लोकतंत्र में गरीबों और वंचितों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगा, एक मददगार मील का पत्थर साबित होगा। बस इतनी सी बातें लिख देना है। अब देखते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है ना, छुआछूत करना। कह रहे छुआछूत का अंत किया जाता है कि कौन सी जाति के लोग अछूत हैं, अर्थात जिन्हें छूने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, इसीलिए उसे न छूने का प्रावधान किया गया है। ऐसी भयंकर बीमारी भारतीय समाज में व्याप्त थी और ये किस आधार पर इस बीमारी को प्रकट किया गया था? धर्म। भाई साहब, दुनिया में ना आप कहीं भी चले जाइए, जितने धार्मिक लोग मिलेंगे ना, सबसे निकृष्ट कोटि के लोग यही मिलेंगे। सबसे ज्यादा गंदगी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, दुनिया भर की गंदगी। इनके पास अविवेक का भंडार होगा, रूढ़ियों का भंडार होगा, कुप्रथाओं का भंडार होगा, वैज्ञानिक विचारधाराओं के विरोध में आतंक फैलाए होंगे। बिल्कुल से अविवेक इनका मतलब ये कह लीजिए कि विवेक का बिल्कुल से नाश हो गया है। सबसे ज्यादा गंदगी आपको इन्हीं धार्मिक संस्थानों पर ही मिलेगी, क्योंकि धर्म दर्शन ने इतना ठूस ठूस के धर्म के आधार पर समाज में बुराइयों को संप्रेषित किया गया। क्योंकि धर्म के आधार पर लोग इसलिए मान जाते थे ना कि भाई इस धरती पे तो ठीक है, ठीक भोग लेंगे, लेकिन मरने के बाद भी व्यवस्था है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मरने के बाद भी ऐसा होगा। हमारा धर्म ऐसा कह रहा है, ऐसा करो, नहीं तो मर जाएंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। दुनिया भर की बवाले उल्टी सीधी बातें बोल बोल के समाज को नष्ट भ्रष्ट त्रस्त कर दिया। तो मैं तो कहता हूं भाई साहब, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, संविधान के अनुकूल आचरण करे। संविधान जिन चीजों को मनाही करता है उसे उनका निषेध करे, उसे गलत माने, और जिन चीजों की प्रमोट करता है, जिन्हें सही मानता है, उसे सही माने। और संविधान से बड़ा धर्म कोई धर्म दर्शन नहीं है। जब आप सारे धर्मों को पढ़ेंगे और संविधान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान जितनी अच्छी बातें कर रहा है दुनिया का कोई धर्म नहीं कर रहा है। ठीक है ना, संविधान से अच्छा कुछ नहीं। तो संविधान क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता को विधि क्या कहती है? हम अब भारत की विधि कहती है कि यह एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता जैसा आचरण करता है या अस्पृश्यता का प्रसार करता है, छुआछूत का प्रसार करता है, तो वह एक अपराध करता है। और जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए दंड होता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। तो विधि भारत की क्या कहती है कि अस्पृश्यता क्या है? एक दंडनीय अपराध है। एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कोई अपवाद नहीं। जैसे आर्टिकल 16 आपने पढ़ा, ठीक है ना, आर्टिकल 16 पढ़ा, आर्टिकल 15 पढ़ा, इनमें अपवाद दिया हुआ है। ठीक है, जैसे राज्य अवसर की समानता, राज्य का दायित्व तो होगा कि जब राज्य के अधीन नियोजन या संसाधनों का वितरण करेगा तो राज्य क्या करेगा? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कह देता है कि किंतु यदि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, महिलाओं, बच्चों, ओबीसी और एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये अपवाद बना दिया। एक जगह निषेध बोलता है, फिर बोलता है कि किंतु इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर दिया, तो ये अपवाद बना देता है कि ये अपवाद है। तो ये कह रहा है कि इसमें भाई साहब कोई अपवाद नहीं है। आर्टिकल 17 का कोई अपराध नहीं है। छुआछूत का अंत मतलब अंत।
ऐसा नहीं होगा कि इस जाति का व्यक्ति अगर छुआछूत करता है तो उसे छुआछूत नहीं माना जाएगा। ये व्यक्ति अगर बोल देता है कि भैया छुआछूत, इसने इसको ऐसा बोल दिया, इस जाति के व्यक्ति ने, इस धर्म के व्यक्ति ने, तो इसको छुआछूत की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा, और बाकी कोई बोलेगा तो उसको फिर छुआछूत मान लिया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। कह नहीं, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई भी कुछ बोले तो मान लिया जाएगा कि इसने अपराध किया, अब इसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है। भारत का संविधान अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता। आप भारतीय संविधान में कहीं पर भी छुआछूत को परिभाषित किया गया हो, ये आप नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से काफी हद तक परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन भविष्य में आने वाली चुनौतियों के आधार पर उसे मुक्त भी छोड़ दिया है। ठीक है, अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है भारत के संविधान, ये हमने डिस्कस कर लिया है। संसद ने क्या किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। 1955 क्या किया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया। लेकिन 1976 में क्या किया गया कि इस कानून का जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। 55 नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, 1976 है, इसे सही कर लेना। ठीक, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, यहाँ पर साफ साफ लिखे दे रहा हूं, 1970 नहीं 1955 ही है, संशोधन जो वो सही है, ये सही है, ठीक है, सॉरी, ये 1955 ही है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट जो हुआ है 1976 में हुआ, तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया। ठीक है ना, तो ये आपका 1955 ही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। मुझे लगा कि इसका सन चेंज हो गया, इसीलिए थोड़ा सा ये गलत, ये सही था आपका। ठीक है, ये 1955 ही है, ठीक है ना। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी इसकी। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ अनुसूचित जाति के, कौन सा वर्ड हो रहा है, अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना। देखिए सिर्फ क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति की बात कर रही है एक्ट, ये जो अधिनियम है 1955 का, ये सिर्फ और सिर्फ एससी की बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट की। अभी ये शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और ना ही ओबीसी की बात कर रहा है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स तो को शामिल ही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एससी को शामिल कर रहा है, अनुसूचित जाति के सदस्यों को बस शामिल कर रहा है। इसकी ये विशेषता है, ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कानून बना था कि किसी भी सदस्य के, अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना, जैसे जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, सार्वजनिक वाहनों पर बैठाने या बैठने से मना करना, मतलब ना उन्हें बैठने देना, और अगर बैठा और कोई व्यक्ति बैठा रहे तो उसे भी मना कर देना। ये जो लिखे हुए ना पॉइंट्स, जो आधार लिखे हुए, ऐसा होता था। अभी भी जाति के आधार पर लोग गालियां देते हैं, जो निम्न जाति के जिन लोगों को बोलते हैं ये लोग, और अपने आप को उच्च जाति के बोलते हैं, ये लोग अक्सर गालियां देते हैं जाति के आधार पर। और कैसे गाली देंगे, पहले ऐसे गाली लगा देंगे, फिर उसकी जाति लगा देंगे, या पहले जाति लगा देंगे और फिर उसके बाद गाली लगा देंगे। आपने सुना होगा कि ऐसा बोला फिर उसके बाद उसकी जाति बोल दी, या तो पहले गाली दे देंगे फिर उसकी जाति बोल दे देंगे। ऐसे गालियां देते थे, अभी भी देते हैं। गाँवों में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, शहरों में भी देखने, अरे अभी तो आपका जेएनयू तक में देखने को मिला है, जेएनयू जैसे संस्थान में देखने को मिला है कि जाति के आधार पर अपशब्द कहे गए। भारत के टॉप संस्थानों में से एक है। तो अभी भी चल रहा है भेदभाव ऐसा, ठीक है ना। सार्वजनिक वाहन पर बैठने या बिठाने से मना करना। तीसरा क्या है, इसको देख लेते हैं। आटा चक्की पर अनाज पीसने से मना करना।
एससी जाति के एससी इन लोगों को ना आटा चक्की पे इनका अनाज तक नहीं पीसा जाता था, मना कर देते थे कि भैया नहीं पीसेंगे, जाओ कुछ भी हो जाए। आटा चक्की पर अनाज नहीं पीसने देते थे, मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, पूजा पाठ करने का इनको अधिकार नहीं था, धर्म दर्शन पढ़ने को अधिकार नहीं था। अगर धर्म दर्शन पढ़ ले, पूजा पाठ कर ले तो उन्हें दंडित किया जाता था। पता नहीं कैसा था इन लोगों का भगवान। ठीक है ना, चलो खैर आगे देखते हैं। किसी सैलून में बाल काटने से मना करना, इनके बाल भी काटने से मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि अछूत मानते थे इन लोगों को। क्यों अछूत मानते थे? क्योंकि इनके छू लेने से ये लोग अपवित्र हो जाएंगे, पापमय हो जाएंगे, और अपवित्र हो गए तो फिर पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए इन्हें बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ेंगे, और जब कर्मकांड करेंगे तो पंडित जी को मजा आएगा, उनका जलवा हो जाएगा। और हर आदमी इनका जलवा करवाने के में सक्षम होता नहीं था, है ना। तो वो इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाता था कि भाई अछूत हो गए, क्योंकि हमारा धर्म दर्शन कह रहा है ऐसा करेंगे। धर्म दर्शन के माध्यम से समाज में अपनी बातें थोपा करते थे। धर्म दर्शन में इन्होंने इतनी मिलावटें की, अपनी इतनी उल्टी की, और उल्टी को समाज में इतना थोपा इन लोगों ने। इनकी डायरेक्ट ये बोलते तो कोई नहीं मानता, लेकिन ये बोल देते थे कि धर्म ऐसा कहता है इसलिए ऐसा करना चाहिए, तो लोग बुराइयों को भी आचरण में उतारना शुरू कर देते थे। और अब विवेक लोगों में विकसित हो रहा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, तो अब इन लोगों की हालत भाई साहब बिगड़ी। हाय तौबा कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो इनके बाल भी काटने से मना कर दिया जाता था। इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि के आधार पर अस्पृश्यता को सही ठहराना। अगर इस तरह का कोई भी काम कुछ करता है तो ये माना जाएगा कि वो अस्पृश्यता कर रहा है, अस्पृश्यता का अपराध कर रहा है, उसे दंडित किया जाएगा। बहुत से लोग मिलेंगे, इतिहास उठाकर ला के बताएंगे, देखिए यहाँ पर इस जाति के लोगों को अस्पृश्य माना गया है, और अस्पृश्यता का मतलब अपवित्र होना है, और ऐसे ऐसे अगर आप करेंगे ऐसी ऐसी फालतू की चीजें हो जाएंगी, इससे बचने के लिए हमें इतिहास से सीखना चाहिए। दुनिया भर की उल्टी सीधी नहीं बोलना मुझे को, मैं एक बड़ा मर्यादित आदमी और इनको मर्यादा में रह के सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप इतिहास का अगर प्रमाण दें कि ऐसा ऐसा है तो ये गलत है। धर्म दर्शन और साहित्य के माध्यम से अगर इन अस्पृश्यता को प्रमोट करते हैं, इसे मानते हैं, सही ठहराते हैं, तो आप अपराध कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को करने से बचें और अस्पृश्यता के समाप्त करने में सहयोग करें, ठीक है ना। अच्छा, दंड क्या था इसका ये देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अस्पृश्यता करता था तो 6 मास का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना, या 100 से 500 रुपए का जुर्माना। या तो 6 माह का कारावास हो जाता था और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ 600-500 तक का कारावास, 6 वर्ष का 6 माह का कारावास, ये 500 से 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना, ये था। दूसरी बार के लिए 6 से 1 वर्ष तक के लिए कारावास था। एवं एवं मतलब होता है कारावास के साथ, चाहे तो जुर्माना लगा सकती है, या सिर्फ और सिर्फ कारावास कर सकती है, या सिर्फ और सिर्फ जुर्माना कर सकती है। जब या आ जाता है तो मतलब या तो या, और एवं आ जाता है तो मतलब दोनों, ठीक है ना। अगर तीसरी बार करता है तो फिर 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के लिए कारावास कर देते थे भैया। जुर्माना 500 से 1000 रुपया। अब कौन मानता है 500 से 1000? जो कारावास में तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि 1 साल 2 साल के लिए चले जाएंगे जेल, लेकिन अब 500-1000 रुपया कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इसे बढ़ाना चाहिए था, है ना। और इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अनुसूचित जाति को तो आरक्षण दे कर, पहले बता दे कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति को आरक्षण देता है, लेकिन व्यवहार में इस कानून में 2 कमियां थी। क्या कमियां थी? जो मैंने बताई कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति को दे रहा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति को नहीं आरक्षण दे रहा है। उनको भी इसी तरह माना जाता था, तो उनको नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है यह कानून प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि अस्पृश्यता ना मुख्यतः सामाजिक अपराध है। ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा, पूरा समाज कर रहा है। समाज का हर व्यक्ति इस चीज को मान रहा है।
तब पूरे समाज को थोड़ी दंडित कर दोगे, पूरे समाज को जेल में थोड़ी भेज दोगे, पूरे समाज से जुर्माना थोड़ी, क्योंकि अगर पूरे समाज पे थोपोगे तो समाज आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा और आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, विद्रोह खड़ा हो जाएगा। तो कह रहे भाई साहब ये जो व्यवस्था थी ना, ये अपराध, सामाजिक अपराध था, समाज का हर वर्ग व्यक्ति, आप निम्न कास्ट में भी आप देखेंगे कि इसमें बहुत भयंकर बवाल था, है ना। तो समाज के बड़े वर्ग क्या करते थे, इसे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करते थे और इसके कारण क्या होता था, पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता था। ठीक, उपरोक्त कमियों को दूर करने की कमियां थी, तो कमियों को क्या है, दूर किया जाएगा। तो 1989 में क्या हुआ, 1989 में संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। अब ये अधिनियम उससे अच्छा रहा और इसमें आगे भी संशोधन किया गया 2019 में, ठीक है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की क्या विशेषता थी कि यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी दोनों को संरक्षण देता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए 22 कार्यों को अत्याचार घोषित करता है। कितने, 22 कार्यों को, एक पूरी लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा तो 2 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। सिर्फ विशेषता बता दूं, आप ये अनुसूचित जन एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट चले जाएंगे 1989 को उठाकर, उसमें सेक्शन 3 में कहाँ पर मिलेगा आपको, का सेक्शन 3 उठाकर देखेंगे, उसमें पूरी लिस्ट दी गई है। और अब संशोधन कर दिया गया है, अमेंडमेंट, तो उसकी संख्या 22 से और बढ़ा दी गई, 47 कर दी गई कुछ, देखते हैं आगे कितनी हुई, ठीक है। इन कार्यों को दंडनीय अपराध बनाए, कितने, 22 कार्यों को इस एक्ट के तहत 1989 में जो पारित हुआ, एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो पारित हुआ 1989 में, इसमें 22 कार्यों को दंडनीय अपराध बनाया गया बाकायदे, और उसके लिए सजा कितनी थी, 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया था। और इसमें एक प्रावधान क्या था, अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी। अगर एससी एसटी एक्ट लग जाता है, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट की धाराओं के तहत अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती थी तो उस अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था, और वो व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं डाल पाता था, अग्रिम जमानत भी नहीं डाल पाता था। इसकी मनाही थी पूरी कि आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर लॉज हो गई, देखिए, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी बेल समझ ली, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, ठीक है, और आपको लगता है कि एफआईआर ना झूठी दर्ज कराएगी, फर्जी दर्ज कराएगी, मैंने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं, लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज करा दी गई और पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, पहुंच जाता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पहुंच जाता है एफआईआर को कैश कराने के लिए। और अगर एफआईआर को कैश नहीं करवाता तो बेल के लिए पहुंच जाता है कि साहब जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमें बेल दी जाए, और अग्रिम बेल दी जाए, जो मतलब रेगुलर बेल होती है उस बेल से, या मामले के निपटारण तक जमानत दे दी जाए, मैटर को समझ लिया जाए कहीं प्राइमा फेसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विवेचना हो रही तब तक, इन्वेस्टिगेशन हो रही तब तक के लिए बेल दे दी जाए। तो ये जो बेल होती है अग्रिम जमानत होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत। और एंटीसिपेटरी बेल में अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित ना भी हो तब भी काम चल जाता है, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल जरिए अधिवक्ता प्राप्त की जा सकती है, और अमूमन अधिवक्ता ही अपीयर होता है, अभियुक्त नहीं आता है, जो आरोपी है वो नहीं आता है, और उसकी तरफ से अधिवक्ता अपीयर हो जाता है और बेल मिल जाती है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। तो ये प्रावधान भी मना कर दिया गया। तो इनको लगा कि देखिए ये प्रावधान इसलिए बनाया गया था कि जिन लोगों के साथ सच में ये लोग अत्याचार करते थे ना, जाति के आधार पर छुआछूत जैसी और बहुत सारी निंदनीय और हीनियस क्राइम कर जाते थे, तो एंटीसिपेटरी बेल के माध्यम से बच जाते थे। और फिर
पूरी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करते थे लोग, क्योंकि साधन संपन्न वर्ग था और ये वंचित वर्ग थे, तो पुलिस प्रशासन भी इनकी बहुत कोई खास नहीं सुनता था। तो इसलिए प्रावधान इसमें एग्जिस्ट किया गया। तो अब कुछ बोलते हैं ना, अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी, तो वही है। लेकिन सन 2005 में क्या किया गया, इस कानून में संशोधन किया गया और अत्याचारों की संख्या 22 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 47 कर दी गई। ठीक है ना। कब किया गया, सन 2005 में। ये सन याद रखे, 2019 नहीं था, 2005 था। ठीक है ना। 2005 में क्या की गई, संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। अभी तक सिर्फ 22 थी। और कानून से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या किया गया, एफटीसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। ऐसा किया गया कि अब इससे संबंधित मामलों के निपटारण के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्धारित बनाई जाएगी। ठीक है। उपरोक्त संशोधनों के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, भाई जो लोग पीड़ित हो रहे थे ना कि तत्काल गिरफ्तारी होगी, अग्रिम जमानत की मनाही होगी, और 6 महीने तक तो जमानत ही नहीं मिलती थी, सारा ऐसा प्रोविजन है। तो लोग फर्जी मुकदमे में भी कोई फंसा देता था तो जेल चला गया तो भाई साहब वो पड़ा ही रह जाता था, तो बड़ा शोषण हो जाता था निर्दोष लोगों का। तो इस चीज से लोग गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बात तो सही है यार, ये इस तरह तो जो सही सही में मतलब पीड़ित हैं, जिनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, और अगर इतने समय के लिए जेल चले गए तो उनके मौलिक अधिकारों का तो उल्लंघन हो गया, हनन हो ही गया। अब वो वापस तो होंगे नहीं। इससे अच्छा है भाई साहब ये कानून जो बना है ना, इसमें ये प्रोविजन हटा दिया जाए। एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान को इन्होंने रद्द कर दिया और तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। 7 साल तक के मामलों में ना पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अर्नेस की रूलिंग में सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी की है। ठीक है ना। तो चूंकि ये 5 साल तक की व्यवस्था थी, तो इसलिए इसमें अगर पुलिस को लगता है कि ये साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करेगा, इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं उत्पन्न करेगा, साक्ष्य नष्ट कर सकता है, साक्षियों को अपने पक्ष में कर सकता है, या उन्हें डरा धमका कर साक्ष्य देने से बदलवा सकता है, मना कर सकता है, ऐसी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, भले वो 7 साल से कम सजा का अपराध हो। तो वही कह रहा है कि पुलिस कर सकता वर्ड जब यूज हुआ करता है तो मतलब होता है कि वहां पर पुलिस को एक तरीके से डिक्रेशनरी पावर दी गई। ठीक है ना। और जब होगा एक कि जैसे मनाही होगी ये, तो ये होता है मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक है ना। तो इसका मैंडेटरी प्रोविजन है कि अभी तक क्या था, पुलिस 7 साल से कम के अपराध में व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये 5 साल तक का है तो इसमें अरेस्ट करने का प्रावधान है। इसकी बड़ी इन्होंने चुनौती दी कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, और अग्रिम जमानत का जो मना कर दिया गया वो भी गलत है, उसको भी खत्म करिए प्रावधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई इस बात सही, इन दोनों प्रावधान को, तत्काल गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान और एंटीसिपेटरी बेल संबंधी प्रावधानों को रद्द किया जाता है। तो अब जब इन लोगों ने रद्द कर दिया तो फिर SC/ST वर्ग के लोगों ने पूरे भारत में, है ना, सड़कों पर उतर आए, और सरकार जान गई कि भाई साहब भारत की राजनीति में जाति का कितना बड़ा रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा जाएगा। और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो अपना निर्णय तो जन दबाव में आके तो बदलेगी नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय जन दबाव में आकर बदल देगी तो भविष्य में मैसेज क्या जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जन दबाव में आकर फैसले करता है, न्याय नहीं करता, दबाव में का फैसले देता है, तो न्यायालय की गरिमा में ठेस पहुंचेगी। इस बात को भी ध्यान रखते हुए संसद ने क्या किया, जन दबाव में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, संसद को ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय को बदल सकता है, वो प्रोविजंस बदल सकता है। अगर कोई निर्णय दे दिया उस निर्णय को ओवर रूल कर सकती है संसद कानून बनाकर। तो संसद ने जन दबाव में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल दिया, जिससे तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत का निषेध संबंधी प्रावधान फिर से लागू हो।
ठीक है ना। अब देख लेते हैं आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों के अंत से संबंधी है आपका आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 कहता है कि राज्य उपाधि नहीं देगा। ये राज्य को मना कर रहा है, ठीक है ना। किसको मना कर रहा है? राज्य को। राज्य उपाधि नहीं देगा, और राज्य नहीं देगा तो फिर इसका मतलब कोई दूसरा दे सकता है। अब हो सकता है मतलब सही है या नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लेकिन राज्य को मनाए हैं, राज्य नहीं देगा। लेकिन राज्य क्या कर सकता है? सैनिक उपाधि और विद्या संबंधी उपाधि दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ दो उपाधियां राज्य दे सकता है, सैनिक संबंधी उपाधि और विद्या उपाधि। सिर्फ दो उपाधियां दे सकता है, बाकी और कोई उपाधि राज्य नहीं। कौन नहीं देगा? राज्य नहीं देगा। भारतीय नागरिक, कौन से नागरिक? भारतीय नागरिकों की बात अभी हो रही है। विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। अगर कोई विदेशी राज्य सोचे कि भैया इनको उपाधि दे दें हम और ये इस देश का नागरिक ले ले, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तीसरा क्या है कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, भारतीय नहीं है, भारत में लेकिन लाभ का पद धारण कर रहा है भारत में, है विदेशी, तो विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है वो। लेकिन कंडीशन क्या लगाई? राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर भारत के राष्ट्रपति उसे अनुमति देते हैं कि भैया आप विदेशी हो और विदेशी राज्य से आपको मिल रही उपाधि, तो हम अनुमति देते हैं, ले लो। अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं, भले आप विदेशी हो और भारत में लाभ के पद में हो तो क्या हुआ, और विदेशी राज्य आपको दे रहा उपाधि तो क्या हुआ, नहीं लेना, तो फिर वो नहीं लेगा। ठीक है ना। तीसरा चौथा क्या है कि भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी। देखिए चौथा जो है ना, दोनों की बात कर रहा है, भारतीय नागरिकों की भी बात कर रहा है और भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी भी की बात कर रहा है। विदेशी राज्य से पद लाभ या उपहार ले सकता है, उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन पद लाभ और उपहार ले सकता है। देखिए पद लाभ ले सकता है ये और उपहार ले सकता है, लेकिन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अनुमति लेनी पड़ेगी, जब तक अनुमति नहीं देंगे तो आप पद लाभ भी नहीं ले सकते, उपहार भी नहीं ले सकते। राष्ट्रपति की भैया अनुमति बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि संविधान में उपाधि की परिभाषा नहीं दी गई। एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपाधि की परिभाषा नहीं हुई, इसलिए बहुत लफड़ा हुआ। आगे क्या लफड़ा हुआ ये देखेंगे। ठीक है। और उपाधि से तात्पर्य ऐसी पदवी से है, तो उपाधि क्या ये भी देखिए स्पष्ट कर दिया, ऐसी पदवी से है जिसका प्रयोग व्यक्ति नाम के आगे या पीछे करता है। या तो अपने नाम के आगे कोई पदवी है उसको लगा देगा, या तो अपने नाम के पीछे लगा देगा, और जिसके कारण क्या होता है उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। विशेषाधिकार समझ गए ना। विशेषाधिकार का मतलब होता है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, समानता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है ना। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब होता है सबल के पक्ष में विभेद। पंडित जी अगर किसी की हत्या कर देना तो वो हत्या नहीं है, वो मोक्ष है। ये होता है सबल के पक्ष में विभेद, इसको बोलते हैं विशेषाधिकार। लेकिन अगर कोई अन्य जाति का कर दे तो न जाने करोड़ों जन्मों तक उसको नरक में सड़ना पड़ेगा, उसके लिए है अपराध, उसके लिए कोई वो नहीं है रियायत। इसको बोलते हैं विशेषाधिकार। समझ में आ गए। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, अगर मैंने और थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस कर दिए तो और बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बचा हुआ कुचा जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।